प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझा। उसके बाद से हम लोगों ने लेखन परंपरा को समझा, फिर हम लोगों ने काल विभाजन व नामकरण को समझा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा काल विभाजन व नामकरण। ये काल विभाजन व जो नामकरण है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, क्योंकि यह जो चार काल विभाजन जो दिख रहा है, इसी चार काल विभाजन में एक काल विभाजन की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इसमें जो पहला आपको दिख रहा है आदिकाल, जिसका नाम एक और नाम है वीरगाथा काल। यह वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम दिया है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम दिया है। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मैं समय सीमा भी बता दूं, समय सीमा आप जानते हैं, लेकिन एक बार मैं और बता देना चाहता हूं ताकि आपको दोबारा अगर न याद हो तो याद हो जाए। ये वीरगाथा काल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 विक्रमी संवत शुक्ल जी ने माना है। जो भक्ति काल है वह 1375 से लेके 1700 विक्रमी संवत आचार्य शुक्ल ने माना है। जो रीतिकाल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत माना है। जो गद्य काल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से लेके 1984 विक्रमी संवत माना है। ये आपके स्क्रीन पे जो चार काल विभाजन दिख रहा है, इन चार काल विभाजन में जो पहला विभाजन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आदिकाल। आज हम लोग आदिकाल को पढ़ेंगे, क्योंकि आदिकाल की जो नामकरण को लेके बड़ा विवाद रहा है। आदिकाल के नामकरण की सार्थकता को लेके बड़ा विवाद रहा है कि आदिकाल को आदिकाल कहना सही है, कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहना सही है, कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहना सही है, कि आदिकाल को चारण काल कहना सही है, कि आदिकाल को अंधकाल कहना सही है, कि आदिकाल को अपभ्रंश काल कहना सही है। तमाम इतिहासकार, तमाम विद्वान अपने अपने हिसाब से जो है इसका नामकरण किए हैं, लेकिन जो सबके नामकरण को में एक नाम निकल के आता है आदिकाल। इसीलिए हम लोग जो है आज हिंदी साहित्य के इतिहास जो आज हम लोग का जो विषय है वो है आदिकाल। आज हम लोग आदिकाल विषय पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले, कोई भी कालखंड चर्चा करने से पहले उसकी परिस्थितियों को जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि उस समय क्या क्या परिस्थिति रही होगी। तो ये परिस्थितियाँ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हम लोग आदिकाल की परिस्थितियों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थी उनको हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला विभाजन हम कर सकते हैं राजनैतिक स्थिति, दूसरा विभाजन हम कर सकते हैं सामाजिक स्थिति, तीसरा विभाजन हम कर सकते हैं धार्मिक स्थिति, और चौथा विभाजन हम कर सकते हैं सांस्कृतिक स्थिति, और पांचवा विभाजन हम कर सकते हैं साहित्यिक स्थिति। अब देखिए, राजनीतिक स्थिति तो बहुत लंबी चौड़ी रही। उस सारे का निचोड़ मैंने सिर्फ एक लाइन में आपको इस स्लाइड के माध्यम से लिख दिया है कि आदिकालीन माने जो है जो आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसका सबसे ज़्यादा अगर मैंने पूरे का अगर निचोड़ में देखूं तो जो शक्तिशाली जो केंद्रीय सत्ता का अभाव था। कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो छोटे छोटे राजाओं को अपने अंदर बांध के रखे, अपने अंदर सेंट्रलाइज करके रखे। माने एक सत्ताधारी जो केंद्रीय जो सत्ता थी उसका अभाव था, वहाँ पे नहीं मिला जो है माने ये बिल्कुल देखने को नहीं मिली। और हम आदिकाल की अगर राजनीतिक परिस्थितियों पे चर्चा करें तो जो है आदिकाल संघर्ष, उथल पुथल की परिस्थितियाँ रही। गृह कलह, पराजय, अव्यवस्था का काल था। जो है अगर आप देखें तो सम्राटों वो जो है स्वतंत्रता, राजपूत राजधानियों का उदय, हिंदू शासकों का जो है पारसितिक युद्ध, उसके बाद से गृह कलह, विघटन, जो है अशांति, अराजकता का माहौल बना हुआ था। ये मतलब इसमें जो है एक तरीके से कहा जाए तो राष्ट्रीयता का अभाव था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था।
राष्ट्रीयता के पतन का काल भी एक तरीके से कुछ विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीयता के पतन का काल था। इसमें राष्ट्रीयता का उत्थान नहीं हुआ, इसमें राष्ट्रीयता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अगर केंद्र में एक सत्ता ऐसी रही होती कि जो छोटे छोटे जो प्रांत थे, जो छोटे छोटे जो देश आपस में बटे हुए थे, जो है अपने अपने आप को देश मानते थे, अगर कोई एक केंद्र में सत्ता रही होती तो सबको अपने अंदर खींच के बांध के रखी हुई होती और शायद उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वह सबसे उत्तम परिस्थितियाँ रही होती। ठीक, इसके बाद जो सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, इसमें सामाजिक रूढ़ियों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। जो सामाजिक प्रभाव में क्या था इसमें, तो इसमें जो है बाह्य आडंबर था, परंपरागत तरीके से जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी वो इसमें विद्यमान थी, ऊंच नीच विद्यमान था, छुआछूत विद्यमान था, जाति पाति का इसमें ज़्यादा जो है भयानक व आक्रामकता देखने को मिलती थी। जो इसमें राजपूतों में विलासिता की भावना कूट कूट कर भरी थी, स्त्रियों की दशा दयनीय थी, उच्च वर्ग जो है लोभी थे और जो निम्न वर्ग जो श्रमिक वर्ग थे उसमें जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बहुत भारी एक ठो गैप आ गया, जिससे जो है इसमें सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही दयनीय हो गई थी। सामाजिक परिस्थितियाँ इस तरह से हम लोग राजनीतिक व सामाजिक दोनों परिस्थितियों का हम लोगों ने देखा। इसमें जो धार्मिक परिस्थिति थी वो धार्मिक स्थिति जो है आदिकाल की जो है अस्थिर थी। इसमें जो है आप कह सकते हैं शैव वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्म इत्यादि विभिन्न जो है मतों में संघर्ष छिड़ा हुआ था। साधारण जनता का विश्वास मूर्ति पूजा जो है योग, ध्यान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास के प्रति लगातार बढ़ता चला जाता था। पुजारियों में धन लोलुपता थी, अधिक से अधिक धन कमाने की चिंता थी। कुछ तो ऐसा मानते हैं कि जो है आदिकाल जो अराजकता व स्वेच्छा का जो है एक तरीके से काल माना जाता है। इसमें जो है जनता में भ्रम, अज्ञानता व निराशा का काल माना जाता है। इसमें धार्मिक परिस्थितियों में कुछ ऐसी थी रही। पूरे का निचोड़ मैंने आपको सिर्फ एक एक लाइन में मैंने दिया है, आप इसे अपने कॉपी में नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो है इसमें हिंदू जो है संस्कृति का ह्रास हुआ और मुस्लिम संस्कृति का उदय हुआ, यानी हिंदुओं का जो संस्कृति था उसका ह्रास हुआ और मुस्लिम का इसमें उन्नति हुआ। साहित्यिक स्थिति में अगर मैं चर्चा करूं तो आदिकाल की जो साहित्यिक परिस्थितियां थी वो समृद्ध थी। इस काल में इस काल में अगर एक और आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त जो है कुंतक, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, जयदेव आदि संस्कृत साहित्यों की समृद्ध परंपरा विकसित थी, तो दूसरी ओर जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, कवियों की जो है प्राकृतिक भाषा व अप्रभंश शैली में एक विस्तृत साहित्य की रचना हुई। उत्तर भारत में मुस्लिम जो है राज्य की स्थापना होने के उपरांत जो है राजाश्रित जो कवियों की जो है शायरों व जो विनोद परक मनोरंजक साहित्य रचे गए, वहीं पे जो है वीर प्रशस्ति मूलक जो है राजस्थान के राजाओं से संबंधित चारण तथा भाट कवियों की रचना जो है साहित्य में अमूल्य निधि मानी जाती है। इस तरीके से जो है आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थीं, आदिकाल की परिस्थितियों में जो हमारा ये साहित्यिक जो परिस्थितियाँ थी वह सबसे व्यापक थी। इसमें संस्कृत साहित्य की परंपरा के बाद से नाथ, सिद्ध, जैन व चारणों के इतिहास का प्रभाव देखने को मिला। जो मैंने अभी आपको एक व्याख्यान के रूप में दिया उस सारे का निचोड़ मैंने आपको यह एक लाइन में लिखकर दिया है। आप इसे देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद से आता है हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण। जैसा कि नामकरण मैंने शुरू होने से पहले बहुत सारे नाम मैंने गिनाया, तो मैं आपको बता दूं हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या रही। अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत इसमें दिया है नामकरण को लेके। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामकरण के विद्वानों में क्या क्या मत रहा, इसके कौन कौन से विद्वान हैं नामकरण को देने वाले। तो पहला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिसका नाम दिया था चारण काल। चारण काल नाम पूछा जाता है। चारण काल, आदिकाल का नाम चारण काल किसने कहा, तो आदिकाल का नाम चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन व राम कुमार वर्मा ने दिया। देखिए राम कुमार वर्मा का नीचे भी नाम आया हुआ है। इसके बाद से आता है मिश्र बंधु, इसका नाम जो है आरंभिक काल देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल दिया है।
अब चूंकि चर्चा यहाँ पे हो जाए, चूंकि शुक्ल जी को हम लोगों ने ऊपर देखा, तो शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल क्यों रखा? तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जो 12 रासो ग्रंथ थे, उन 12 रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम जो है वीर गाथा काल नामकरण दे दिया। अब उसमें से शुक्ल जी, अब चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आपके मन में भ्रम न रहे कि ये वीरगाथा काल है क्या और ये कैसे मैंने इसका नामकरण किया गया। तो शुक्ल जी ने इसका नाम वीरगाथा काल रखने के पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहा कि शुक्ल जी ने पूरे जो 12 रासो ग्रंथ थे, 12 जो रचनाएं थीं, शुक्ल जी को 12 जो रचना मिली थी, उन 12 रचनाओं को 2 भागों में इन्होंने बांटा। एक अपभ्रंश की रचना माना और दूसरा जो है देसी भाषा की काव्य रचना माना। तो जो शुक्ल जी अपभ्रंश भाषा की रचना मानते हैं, उसमें 4 रचनाएं, 4 ग्रंथ थी, 4 रचनाएं थी, और देसी भाषा का जो काव्य रचना थी उसमें 8 रचना विद्यमान थी। तो जो 4 रचना थी, विजयपाल रासो, हमीर रासो, व कीर्तिलता व कीर्ति पताका, ये जो 4 रचना थी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी, और देसी भाषा में जो रचना लिखी गई थी वो माने हिंदी में वो खुमाल रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश व जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ व विद्यापति की पदावली। इस तरीके से इन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का नाम जो है आदिकाल नाम रखा। शुक्ल जी ये भी लिखते हैं कि मैंने इसमें जो है शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य की जो है ये सांप्रदायिक जो ग्रंथों का कर जो है उसे उपेक्षा की, जबकि यह आदिकाल में तमाम तरह के विवादें हैं कि इन्होंने क्यों इसको उपेक्षित कर दिया, क्यों आदिकाल में उसको ग्रहण कर लिया गया, कि शुक्ल जी ने 12 रासो ग्रंथों को ही माना। ये तमाम जो है ये शोध के विषय हैं, रिसर्च के विषय हैं, ये बहुत गहन अध्ययन के विषय हैं। यहाँ पे चर्चा करने की ज़रूरत हमको नहीं है। हमें सिर्फ आपसे बताना है कि यह वीर गाथा काल जो है शुक्ल ने 12 रासो ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल नाम रख दिया। ठीक, इसके बाद से आता है जो चौथा जो विभाजन आता है, वो विभाजन है राहुल संकीर्तायन का सिद्ध सामंत काल। राहुल संकीर्तायन ने इसका नाम सिद्ध सामंत काल रखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम जो है बीज बपन काल नाम रखा। ठीक, इसके बाद से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम वीर काल रखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम जो है आदिकाल रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लेखन की परंपरा जब आप पढ़े होंगे, जब देखे होंगे वीडियो, तो आपको पता चला होगा कि शुक्ल जी ने 3 जो है अपना साहित्य का इतिहास लिखते हैं, जिसमें 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखते हैं, 1952 ईस्वी में जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, एक और रचना 1952 में करते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। शुक्ल ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में जो है इसका नाम आदिकाल दिया है, और आदिकाल नाम ही सबसे सार्थक और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। इसके बाद से जो 8वां जो काल विभाजन है, जो नामकरण है, वो है राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा ने इसका नाम जो है चारण काल नाम दिया, और वह सिद्ध व संधि काल नाम दिया। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ ये 8 जो काल विभाजन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यही 8 का 8 नामकरण दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यही 8 नामकरण है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बहुत सारा नामकरण है। मैं जितने भी इतिहासकार हुए उतने इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से आदिकाल का नामकरण किया, लेकिन 1-2 और मैं आपको गिना देना चाहता हूँ। जैसे आरंभिक काल नाम जो है गणपत चंद्रगुप्त ने दिया, पुरानी हिंदी काल जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, और जो है आधार काल जो है सुमन राजे ने कहा, और जो है उद्भव का काल वासुदेव सिंह ने कहा, और जो है संक्रमण काल जो है राम खिलावन पांडे ने कहा, और जो है बाल्यकाल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। बहुत परंपरा है, मैं गिनाने लगूंगा, वो काम की चीज़ नहीं है। जो काम की चीज़ है मैंने आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। अब आते हैं आगे। ये जो नामकरण है, अलग अलग इतिहासकारों ने जो नामकरण किया है, एक बार और भी आपकी स्क्रीन पे स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा
कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारण काल नाम है इसका। चारण काल नाम जो है राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। ये बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर गाथा काल नाम जो है शुक्ल ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृताय ने दिया। अप्रभंश काल नाम जो है ये बच्चन सिंह ने दिया। मैंने इसलिए स्लाइड के माध्यम से ऐसे बनाया ताकि आपको देखने में समझ में आ जाए कि ये बीज बपन काल किसको कहते हैं, आदिकाल को कहते हैं। वीर गाथा काल आदिकाल को कहते हैं। अप्रभंश काल आदिकाल को कहते हैं। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहते हैं। चारण काल आदिकाल को कहते हैं। ठीक है, आइए हम आगे अब देखते हैं। आगे जो है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां, अब इन विषयों पे हम चर्चा कर लें कि आदिकाल की प्रमुख विशेषता क्या रही, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही। फिर प्रवृत्तियां और विशेषता दोनों एक ही चीज़ है, यह अलग अलग नहीं है। तो आदिकाल की जो सबसे प्रमुख विशेषता रही वह रही आश्रयदाताओं माने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, या आप ऐसे कहते हैं राजाओं की वीरता एवं आश्रयदाताओं की प्रशंसा व रासो ग्रंथों की रचना। ठीक, अब इसमें क्या होता था, जो कवि जिस राज्य दरबार में रहते थे उस राज्य दरबार की जो है उन राजाओं की गुणगान जो है वीर रस में जो है और श्रृंगार रस में खूब चढ़ा चाटुकारिता करते थे, जो एक तरीके से समझिए राष्ट्रीयता का अभाव था। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक केंद्रीकृत शक्ति रही होती तो पूरे उस परिवेश को बांध के अपने में रखी हुई होती, और कोई भी अगर गलत करता तो उसको जो है सज़ा मिलती। जो सामंत वर्ग थे, जो निम्न वर्ग थे, उनके बीच में जो एक लंबी खाई जो आ गई थी, उसको भरने की भी केंद्रीय सत्ता रहती तो प्रयास अवश्य करती। जो है संदिग्ध रचनाओं की अधिकता, इसमें इतनी ज़्यादा रचनाएं लिख दी गई कि यह नहीं पता चला, बहुत सारी रचनाओं की प्रमाणिकता ही नहीं मिली कि यह रचना किसकी है किसकी नहीं है। ऐतिहासिकता का अभाव, इसमें जो है इसकी रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। और जो युद्धों का सजीव वर्णन होता था, तो हर राजा के साथ एक दरबारी कवि जाते थे, वह दरबारी कवि जो है उन दृश्यों को देख के सजीव वर्णन करते थे। फिर रसों की प्रधानता में वीर रस व श्रृंगार रस की विशेष प्रधानता इस कालखंड में रही जो है, और वीर गाथाओं का सृजन जो है दो काव्यों में किया गया, एक प्रबंध काव्य में और एक मुक्तक काव्य में। ये प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, ये दोनों मैंने स्लाइड के माध्यम से, दोनों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले बता रखा है। फिर रासो ग्रंथों का निर्माण, इसमें रासो ग्रंथों की जो है सबसे अधिक निर्माण किया गया, रचना किया गया, जिसमें आपका आता है विशलदेव रासो आता है, परमाल रासो आता है, खुमार रासो आता है, जो है पृथ्वी राज रासो आता है। तमाम तरह की जो रासो ग्रंथ इसमें लिखे गए। इसके बाद से डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। डिंगल में जो है हमेशा राजस्थानी मिश्रित है और पिंगल जो है ब्रज मिश्रित है। यह डिंगल पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ, डिंगल पिंगल छंद का प्रयोग हुआ एक तरीके से इस कालखंड में। और जो पृथ्वी राज रासो है वह डिंगल और पिंगल भाषा में ही लिखा गया है। इसके बाद से हम चर्चा करना चाहेंगे आदिकाल के साहित्यों पे। आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आइए हम देखते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। आदिकाल को जो है वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल को जो है जो इसका जो कालखंड रहा, इस कालखंड के जो साहित्य हैं वो 4 रूपों में विभक्त किए गए। पहला सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, और चौथा जो साहित्य है उसको जो है चारणीय साहित्य या रासो साहित्य भी कहा जाता है। और जो चौथा साहित्य है वह है लौकिक साहित्य या प्रकीर्ण साहित्य। इस लौकिक साहित्य कहा जाता है, इस कालखंड को लौकिक साहित्य को चारण काल, और इसको जैन साहित्य, और सिद्ध साहित्य व नाथ साहित्य। इस कालखंड को हम इस कालखंड के साहित्य को 4 भागों में हम बांटकर देखते हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य व लौकिक साहित्य। अब हम चर्चा कर लेते हैं आदिकाल में जो लिखा गया जो साहित्य है उसके कवि व उनकी रचनाओं का एक बार अवलोकन कर लेना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में बहुत अगर प्रश्न बनता है तो यहीं से बनता है। आदिकाल की जो ये जो रचनाकार थे, ये अब्दुल रहमान, इनकी रचना थी संदेश रासक।
ये नरपति नाल इनकी रचना थी। विषयपाल रासो जो अप्रभंश हिंदी में है। चंद्रबरदाई कृत जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो जो डिंगल पिंगल भाषा में है। दलपत विजय जिनकी रचना है खुमार रासो राजस्थानी हिंदी में। जगनिक जिनकी रचना है परमाल रासो और सारंगधर जिनकी रचना है हमीर रासो। नल्ल सिंह जिनकी रचना है विजयपाल रासो। जल कवि जिनकी रचना है बुद्ध रासो। ये रही परंपरा। और आगे मैं आपको एक देखिए आगे क्या है। आगे है जो है माधवदास चारण जिनकी रचना का नाम है राम रासो। फिर इसके बाद है श्रीधर जिनकी रचना का नाम है रणमल छंद। जिनका जीतनधर सूरी जिनकी रचना का नाम है शूलभद्र स्थूलभद्र। एक हैं शालिभद्र सूरी इनकी पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। स्वयंभू जिनको राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना और शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्रगुप्त ने पहला कवि माना और राहुल संकृत्यायन जी ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि माना। लेकिन सभी कवियों में जो है सबसे पहले नंबर पे आते हैं सरहप्पा को ही माना जाता है कि वह हिंदी के पहले कवि हैं। इसके बाद अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं। अमीर खुसरो की एक रचना है खालिक बारीक जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अमीर खुसरो की एक रचना है किसका चाह दरवेश। फिर विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका व विद्यापति की पदावली। यह मैथिली भाषा में लिखी गई है विद्यापति की पदावली। इस तरीके से हम लोगों ने काल विभाजन नामकरण हम लोगों ने कवियों को देखा। इसके बाद से प्रमुख साहित्यों को देखा। इसके बाद से हम लोगों ने प्रमुख प्रवृत्तियों को देखा। इसके बाद से विशेषता प्रवृत्तियों को देखा। फिर जो है जो आदिकाल का जो नामकरण है हम लोगों ने नामकरण देखा। इसके बाद से जो इनकी परिस्थितियां हैं परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद से आदिकाल हम लोग आज चर्चा कर रहे थे। आदिकाल में ये जो हमारा जो 4 काल विभाजन है इस विभाजन में हम लोगों ने ये आज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल, उसके बाद से रीति काल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। ठीक है, वीडियो आप देखिएगा। इसका PDF भी मैं आपको भेज रहा हूँ। अच्छे से इसे कॉपी में नोट्स बनाकर और समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।